तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम जनवरी अटेम्प्ट 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, राइट, जो भी हमसे जनवरी अटेम्प्ट में पूछे गए थे। तो आज के इस वीडियो में हम डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ऑलराइट, तो हर बार की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है, प्रिंट करवाना है, सारे के सारे क्वेश्चंस को खुद बैठकर सॉल्व करना है टाइम बाउंड मैनर में। ऑलराइट, उसके बाद आकर के हमारे वीडियो सोल्यूशन को देखना है और अपने सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। तो फिलहाल हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 1 Feb शिफ्ट 2 को पूछा गया था, द ट्रांजिशन मेटल हैविंग हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। तो जनाब यहाँ पर होगा थर्ड एंड यहाँ पर कुछ नहीं होगा, राइट। तो हमारे पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं क्रोमियम, मैग्नीज, वैनेडियम, आयरन। द ट्रांजिशन मेटल हैविंग हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ पर हमसे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पूछा है, ना कि फर्स्ट। तो सबसे पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। क्रोमियम that means 24 atomic number, manganese 25 atomic number, and vanadium science teacher very cruel, that means 24 science teacher very 23, इसका एटॉमिक नंबर होगा 23 एंड आयरन का होगा 26, राइट। हम अपने निमोनिक से ये सारी चीज़ों को याद रखेंगे, जिसे हमने याद करके रखा हुआ है 3D सीरीज के एलिमेंट्स के लिए। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी, नीहा कक्कड़ जिंदाबाद, राइट। तो क्रोमियम का सबसे पहले लिखते हैं 1s2 2s2 वो छोड़ते हैं अभी के लिए, 4s2 3d5 होता है और यहाँ पर होता है 1, सॉरी, क्योंकि क्रोमियम एंड कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्सेप्शन में गिना जाता है। क्रोमियम का यहाँ पर होगा 4s1 3d5 एंड मैग्नीज का होगा 4s2 3d5। हम यहाँ पर क्रोमियम मैग्नीज के लिख रहे हैं, +2 के लिए हम भी आगे जाएंगे, राइट। एंड वैनेडियम के लिए क्या होगा 4s2 3d3 4s2 3d6, राइट। एंड फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद और उसके बाद जब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आएगा नंबर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का। तो Cr2+ जब हो जाएगा, क्योंकि जब हमने पहले बार इलेक्ट्रॉन निकाला फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो हो जाएगा Cr+, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में हो जाएगा Cr2+। उसके बाद जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब जाकर वो होगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। Cr2+ एंड Mn2+ V2+ Fe2+। बहुत ही ध्यान से देखना है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एस से जाएगा एंड एक जाएगा यहाँ से, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 3d4 एंड Mn2+ का होगा 3d5, जनाब 3d5। एंड V2+ यानी कि वैनेडियम 2+ का होगा, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एंड 3d3 एंड इस केस में होगा 3d6। तो निश्चित तौर पे अब आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसी के आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वहीं पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे Mn2+ 3d5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी इसी की होगी, क्योंकि हमसे पूछा गया है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। तो हम 2+ करने के बाद ही इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। तो उसके बेसिस पे जैसे ही हमने देखा 3d5 तो Mn को हम टिक कर देंगे, क्योंकि यही हमारा सही आंसर होने वाला है। 3d4 3d3 3d6 ये कोई भी हाफ फील्ड या फुली फील्ड नहीं है। 3d5 इज हाफ फील्ड व्हिच इज मोर स्टेबल, राइट। तो Mn इज करेक्ट आंसर। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। असर्शन इन aqueous solution Cr2+ is reducing while Mn3+ is oxidizing in nature. Region extra stability to half filled electronic configuration is observed than in completely filled electronic configuration. ओके, तो हम थोड़ा सा ऊपर ही चलते हैं क्योंकि ऊपर हमारे पास स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो Cr2+ को हम Cr3+ में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। तो जब आप देख पा रहे होंगे कि क्रोमियम 2+ का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अभी हमने यहाँ पे निकाला है 3d4 होगा, राइट, 3d4। एंड क्रोमियम 3+ का क्या होगा 3d3। तो जनाब आपको पता होना चाहिए कि 3d4 ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर 3d3। क्रोमियम 3+ इज मोर स्टेबल, ऐसा क्यों होगा ये अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, राइट। D4 जब ब्रेक होगा तो जनाब 1 2 3 ये निश्चित तौर पे अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पड़ा होगा। एंड D3 जब ब्रेक होगा तो 1 2 3 1 2। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, अपने पेन को हम चेंज कर लेते हैं। D4 के लिए 1 2 3 एंड 4, D3 के लिए 1 2 3। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ऑलराइट। उसकी वजह से Cr3+ इज मोर स्टेबल। तो Cr2+ से Cr3+ बनना चाहेगा, और ये कैसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके। Cr2+ जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा,
Cr2+ से Cr3+ बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है। ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो Cr2+ इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या यही पे लिखा हुआ था Cr2+ इज रिड्यूसिंग? ओके, तो अभी तक तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो नाउ Mn3+ इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। अब हम Mn3+ के लिए चेक करेंगे कि क्या ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर में है या फिर नहीं। तो जनाब Mn2+ से यदि आपको Mn3+ में जाना है तो Mn2+ यानी कि होगा इसका 3d5 एंड Mn3+ 3d4। ऑलराइट, तो Mn2+ ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर Mn3+? निश्चित तौर पे आपको नजर आ रहा होगा कि 3d5 होने की वजह से Mn2+ इज मोर स्टेबल। Mn2+ मोर स्टेबल है तो ये बनना चाहेगा, ना कि Mn3+ बनना चाहेगा। राइट, Mn2+ से Mn3+ के लिए हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। राइट, बट Mn3+ से हम Mn2+ के लिए जब आएंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे ही Mn3+ को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन होने की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर हो जाएगा। Mn3+ इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। ऑलराइट, तो जनाब ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, Cr2+ इज रिड्यूसिंग, ये भी सही था, तो असर्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। एंड रीजन हम पढ़ लेते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज ऑब्जर्व देन इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बिल्कुल ही सही रीजन भी दिया हुआ है इसका, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पर भी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा थी। एंड D3 के केस में आप देख पा रहे हैं 1 2 3 ये भी हाफ फिल्ड है और D4 पार्शियली फिल्ड है। राइट, जिसकी वजह से D3 ज़्यादा स्टेबल है D4 से इन केस ऑफ Cr क्रोमियम। ऑलराइट, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ऑलराइट, आई डोंट थिंक कि कोई डाउट आपका बचा हुआ होगा अब। तो एक बार फिर से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट फेब शिफ्ट 2 को पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोड कलर ड्यू टू DD ट्रांजिशन। तो कलरिंग बेसिकली दो तरीके से होती है, नंबर 1 DD ट्रांजिशन एंड नंबर 2 चार्ज ट्रांसफर की वजह से। राइट, तो DD ट्रांजिशन कहाँ पर होगा? जहाँ पे D0 से लेकर D9 तक होगा, वहां पर जो कलरिंग होगी वो DD ट्रांजिशन की वजह से होगी। एंड यहाँ पर D1 होगा, D1 से लेकर D9, D0 एंड D10 में जो कलरिंग होगी वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से होगी, लिगेंड टू मेटल। राइट, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में कलरिंग होगी D0 एंड D10 के केस में, D1 से D10 के केस में DD ट्रांजिशन की वजह से। तो फटाक से हम अपने ऑप्शंस की तरफ आते हैं। CuSO4.5H2O, नंबर 2 K2Cr2O7। ओके, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे, CuSO4.5H2O। तो ये तो हो गया पानी एंड CuSO4, SO4 पर 2 निगेटिव चार्ज होता है। राइट, SO4 2 निगेटिव, तो उसकी वजह से कॉपर पर 2+ आ जाएगा, Cu पे 2+ आ जाएगा। एंड जनाब आपको कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो पता होगा ही होगा। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 4s1 3d10। ये हमने कॉपर की बात की हुई है। एंड Cu2+ के केस में हो जाएगा 4s0 एंड 3d9। राइट, एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जाएगा एंड एक इलेक्ट्रॉन 10 से। कॉपर में 3d10 होता है क्योंकि कॉपर एंड क्रोमियम एक्सेप्शनल केसेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। राइट, तो आपको ये सारी चीजें पहले से ही पता होंगी। Cu2+ यहाँ पर आपको 3d9 नजर आ रहा है और हमने यहाँ पर कहा था D9 की वजह से DD ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, तो हमसे यही तो पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। और अब हम सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे K2Cr2O7। यहाँ पर जब हम क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्रोमियम पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यदि आपको निकालना नहीं आता है तो हम भी निकाल के बताते हैं। K2 यानी कि 2 × 1, पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है तो 2 × 1 + 2 × क्रोमियम पर क्या होगा, क्योंकि 2 क्रोमियम है। राइट, एंड प्लस -2 × 7 क्योंकि ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। तो उसकी वजह से जो हम देखेंगे तो हमें क्रोमियम इक्वल टू 0। राइट, एंड तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्रोमियम पर +6 चार्ज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। इस वाले क्रोमियम पर भी +6 होगा। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्रोमियम पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। एंड क्रोमियम +6 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो आपको D0 मिलेगा। ऑलराइट, क्योंकि क्रोमियम का मतलब होता है 4s2 3d4। आपको 6 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 4s2 3d4 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम s ऑर्बिटल से निकाल लेंगे एंड 4 इलेक्ट्रॉन हम d ऑर्बिटल से। राइट, तो यहाँ पर D0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा एंड D0 चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में होता है कलरिंग, ना कि DD ट्रांजिशन की वजह से कलरिंग होती है। राइट, तो यहाँ पर भी Cr+6 की वजह से D0 हो जाएगा एंड DD ट्रांजिशन की वजह से कलरिंग नहीं होगी। KMnO4, यहाँ पर जब मैग्नीज पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर Mn+7 है।
राइट, +7 का मतलब Mn+7 का मतलब होगा D0। यहाँ पर भी D0 की वजह से डी ट्रांजिशन की वजह से कलरिंग होगी नहीं। ऑलराइट, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा पहले ही सही आ चुका था, उसके बाद भी हमने सारे ऑप्शंस को देखा क्यों कि क्यों ये वाले आंसर नहीं होंगे। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। बेसिकली ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। एक सेकेंड, स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर है। ओके, दैट्स ग्रेट। स्टेटमेंट 1, द 4f and 5f सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर प्लेस्ड सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल टू प्रिजर्व द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। जो एफ ब्लॉक हम देखते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से अलग रखा हुआ है। ऑलराइट, ऐसा क्यों है? क्या इसका रीजन ये है टू प्रिजर्व द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन? तो जनाब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो हम NS2 NF1 to 14 देन N-2 होगा जनाब। यहाँ पर इसको हम हटाते हैं, राइट, और यहाँ पर होगा, इसको भी हम हटा लेते हैं सबसे पहले। ND नहीं जनाब, N-1D होता है। जस्ट अ सेकेंड, N-2F होगा यहाँ पर। ओके, एंड N-1D। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो NS के बाद हम NF में N-2F में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो इसकी वजह से हमारा सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, हमने इसीलिए इन F ब्लॉक के एलिमेंट्स को अलग रख लिया है। क्योंकि NS के बाद जब हम N-2F में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो वो सारी चीज़ें, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से हमने F ब्लॉक को अलग रख लिया है। ऑलराइट, नाउ स्टेटमेंट 2, S ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बी फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर। तो ये स्टेटमेंट यहीं से हो जाएगा गलत, क्योंकि S ब्लॉक में एल्कलाइन मेटल्स आते हैं एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं, और ये दोनों ही टाइप के मेटल जो कि ग्रुप 1 में होते हैं एंड ग्रुप 2 में होते हैं, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव। ये जनरली अपनी ओर्स में पाए जाते हैं, ना कि प्योर फॉर्म में। तो जनाब प्योर फॉर्म में तो ये मिलने से रहे, तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो जनाब अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि 27th जैन शिफ्ट 1 को पूछा गया था। NaCl रिएक्ट विद concentrated H2SO4 and K2Cr2O7 to give reddish fumes B, which react with NaOH to give yellow solution C. B and C respectively are. Okay, तो ये बेसिकली क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट का क्वेश्चन है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पर, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, एंड बेसिकली ये टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि हम जान सकें कि वहाँ पर क्लोराइड आयन है या नहीं। राइट, तो हम यहाँ पर उस रिएक्शन को लिखते हैं जो डिस्क्राइब की गई है। NaCl, यहाँ पर हम लिखेंगे थोड़ा सा ऊपर, NaCl प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, ओके, एंड K2Cr2O7 की जब रिएक्शन हम करवाएंगे, थोड़ी सी हीट भी चाहिए होगी, तो वहाँ पर हमें मिलेगा क्या? NaCl ये दे रखा है, कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड K2Cr2O7। बेसिकली यहाँ पर हम साल्ट लेते हैं एंड यहाँ पर K2Cr2O7 सेम अमाउंट में लेते हैं। NaCl की सेम अमाउंट में सॉलिड K2Cr2O7 हमें लेना होता है। तो जनाब बनेगा क्या? Cr2, ओके, थोड़ी सी गलती, Cr2 नहीं जनाब, एक सेकेंड, यस, CrO2Cl2 बनेगा, CrO2Cl2 बनेगा, जो कि रेडिश ब्राउन गैस होती है, रेडिश ब्राउन गैस होती है CrO2Cl2, राइट। और यही हमसे पूछा गया था यहाँ पर, रेडिश फ्यूम्स को ही हम B बोलेंगे, एंड B एंड C रिस्पेक्टिवली आर CrO2Cl2। ओके, तो यहाँ से तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन को ही निगलेक्ट कर पाएंगे। ऑलराइट, और भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बनेंगी, NaHSO4 भी बनेगा एंड KHSO4 भी बनेगा एंड साथ में H2O भी होगा। राइट, तो फिलहाल हमें इन चीज़ों से कोई भी मतलब है नहीं, क्योंकि हमसे पूछा गया है विच रिएक्ट विद NaOH, यानी कि जो B बना हुआ है रेडिश फ्यूम्स, उसी को रिएक्ट करवाना है NaOH के साथ। तो जनाब CrO2Cl2 को जब हम NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जनाब बनेगा Na2CrO4, राइट। और भी साथ में कई सारी चीज़ें बनेंगी, जैसे NaCl एंड H2O भी बनेगा, फिलहाल हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है नहीं। Na2CrO4 ये बेसिकली येलो सॉल्यूशन होता है, येलो कलर का सॉल्यूशन, राइट, जो कि हमें यहाँ पर दिया भी गया है, येलो सॉल्यूशन। तो जिससे कि हम समझ पाएंगे कि इन दोनों की जरूरत नहीं है हमको, इसकी जरूरत है, क्योंकि यही होता है येलो कलर का सॉल्यूशन। Na2CrO4, Na2Cr2O7, ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, CrO2Cl2 B एंड Na2CrO4 C, राइट, जो हमसे पूछा गया था B एंड C रिस्पेक्टिवली आर। तो जनाब आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट
में ये रिएक्शन यूज होती है। NaCl बेसिकली यहाँ पर सॉल्ट होता है, यहाँ पर KCl भी हो सकता था। अगर यहाँ पर KCl होता तो NaHSO4 के बजाय KHSO4 बनता, जो कि सेम ही है, राइट। तो NaHSO4 यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा होता, ऑलराइट, और बाकी सब ऐसे ही होता। तो जनाब ये वाला आंसर, ये वाला क्वेश्चन भी हमने सही से किया। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। इन द लैंथेनाइड्स द फॉर्मेशन ऑफ Ce+4 इज फेवर्ड बाय इट्स नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो जनाब हम Ce+4 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे, तो उसके पहले हम सबसे पहले Ce का एटॉमिक नंबर होता है 58, एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 4f1 5d1 6h2, राइट। 54 यहाँ पर जिनॉन में चले जाएंगे एंड 1112, राइट। बाकी के चारों इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होंगे। अब हम Ce3+ का जब निकालेंगे तो जनाब आपको 5d में 0 मिलेगा, 6s में 0 मिलेगा एंड 4f में 1 होगा। Ce4+ के केस में ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे, 4f0 5d0 6s0। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द लैंथेनाइड्स द फॉर्मेशन ऑफ Ce+4 इज फेवर्ड बाय इट्स नोबेल कॉन्फ़िगरेशन। तो यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से Ce4+ प्रीफर हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ जेनॉन जो हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, जेनॉन में ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अब 4f0 5d0 6s0, राइट। सो नाउ स्टेटमेंट 2, Ce+4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट रिवर्टिंग टू द कॉमन +3 स्टेट। Cr+4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट रिवर्टिंग टू द कॉमन +3 स्टेट। ओके, दैट्स इट। ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 4f लेंथेनाइड में जो 4f ऑर्बिटल होती है, f ऑर्बिटल को या तो पार्शली फिल्ड हो या तो फुली फिल्ड हो, वही ज़्यादा स्टेबल होती है। 4f0 स्टेबल नहीं होती है, राइट। पार्शली फिल्ड हो, जो कि आपको Ce3+ में पार्शली फिल्ड मिल रही होगी, एक इलेक्ट्रॉन तो है वहाँ पर, बट 4f में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। Ce4+ में 4f में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जिसकी वजह से ये वाला प्रीफरेबल नहीं है। अपने आप से ये Ce3+ में आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट रिवर्टिंग टू द कॉमन +3 स्टेट। जनाब ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। जनाब हम क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर है। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन हैविंग ऑल द एलिमेंट्स विद D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें देखना है कहाँ कहाँ पर D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारे के सारे D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं। तो 27 कॉपर जनाब यहीं से गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 27 इसका एटॉमिक नंबर है, कॉपर का होगा 4s2 3d7। ये हमने कॉपर का लिखा है, एंड हमने एक देखा क्योंकि हमें सारे के सारे D10 चाहिए, तो हमने वहीं से इसको क्रॉस कर दिया। एंड नाउ ऑप्शन नंबर 2, 29 Cu की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d10, आप जानते ही होंगे, ये एक एक्सेप्शनल केस होता है। एंड 30 जिंक, ये तो जनाब निश्चित तौर पे D10 होने वाला है। ओके, 4s2 3d10। ZnCdHg, ये सारे के सारे D10 होते हैं, तो हमें CD को भी देखने की जरूरत है नहीं, ये हो जाएगा 5s2 एंड 4d10। एंड Ag, इसका 47 होता है एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाएगा 5s1 4d10, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे D10 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 D10, सभी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 है, तो इस ऑप्शन को हम सही कर देंगे। ये एक्सेप्शनल केसेज होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, राइट। जैसे कि कॉपर एंड सिल्वर, ये एक्सेप्शनल केसेज होते हैं। यहाँ पर s ऑर्बिटल को हम पहले नहीं फिल करते हैं, उससे पहले ही हम d ऑर्बिटल को फुली फिल्ड कर देते हैं, ऑलराइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। एंड यहाँ पर आप निकल को देख लेंगे, Fe, ये सारी चीज़ें आसानी से आप इनको निगलेक्ट कर सकते हैं, तभी आप इस ऑप्शन 2 को सही कर सकते थे। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 इन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। जनाब एक बार फिर से क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, कन्फर्मेशन ऑफ Cl आयन। ओके, जैसा कि हमने कहा कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट का यूज हम क्लोराइड आयन के कन्फर्मेशन के लिए करते हैं। अ येलो सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, ओके, एसिडिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड एडिशन ऑफ एमाइल अल्कोहल एंड 10% H2O2 टर्न्स ऑर्गेनिक लेयर ब्लू, इंडिकेटिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दैट इज। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हम इसको बोलेंगे, राइट। NaCl प्लस K2Cr2O7 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, ये हम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की रिएक्शन लिख रहे हैं। इसको जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है CrO2Cl2। बेसिकली ये रेडिश ब्राउन वेपर होता है, रेडिश ब्राउन गैस, राइट। तो हम फिलहाल यहाँ पर लिख भी देते हैं रेडिश ब्राउन गैस। एंड इसके साथ में हमें NaHSO4 प्लस
KHSO4 प्लस H2O भी मिलता है। फिलहाल हमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी जब हम रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, राइट, CrO2Cl2 की रिएक्शन हम NaOH के साथ करवाएंगे तो हमें मिलेगा Na2CrO4, क्योंकि ये होता है येलो सोल्यूशन। ओके, ये होता है येलो सोल्यूशन। साथ में भी आपको कुछ मिलेगा, उसकी हमें जरूरत है नहीं। एंड फॉरवर्ड अब लिखा हुआ है हमें येलो सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, ये रहा हमारा येलो सोल्यूशन यानी कि Na2CrO4। अब हम इसका करेंगे एसिडिफिकेशन ऑफ द सोल्यूशन एंड एडिशन ऑफ एमाइल अल्कोहल। इसको एसिडिफाई करेंगे, यानी कि हमें HCl चाहिए, या फिर हम H+ भी लिख सकते हैं, एंड H2O2 Na2CrO4 की रिएक्शन जो हम इनकी प्रेजेंस में करवाएंगे HCl एंड H2O2, तो हमें मिलेगा CrO5, एंड यही होता है ब्लू कलर का, राइट। ये होता है क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड, ये जहाँ पर लिखा हुआ है आपको क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड, ये जनाब हमको मिलेगा क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड, एंड ये ब्लू कलर का होता है, ये भी आपको देके रखा हुआ है, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये सारी रिएक्शन पता होना चाहिए आपको, जो कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में आप पढ़ रहे होंगे, राइट। तो अब आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहेंगे, तो इसके लिए हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा CrO5 का। इसका बेसिकली बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर होता है, O यहाँ पर होगा, एंड इस तरीके से दोनों ऑक्सीजन आपस में जुड़े होंगे, एंड इस तरीके से होता है क्रोमाइल पेंटा ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। तो अब हम निकालेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। उससे पहले हम अपना येलो पेन लेकर आते हैं। यहाँ पर -2 होगा, तो जनाब इस क्रोमियम पे +2 होगा, -1 +1 -1 +1, ये सारी चीज़ें आपको आती ही होंगी, -1 +1 -1 +1। तो जब आप ऐड करेंगे +2 +1 +1 +1 +1, तो जनाब आपको देखने में मिलेगा कि क्रोमियम पर +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जनाब ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यदि आप शॉर्टकट तरीके से करने की कोशिश करते हैं CrO5, यदि आपने ध्यान नहीं दिया कि क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +10 नहीं हो सकती, तो आप ऑप्शन 10 को भी, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि +10 को भी टिक कर सकते थे O5 होने की वजह से। बट आई होप ऐसी मिस्टेक कोई भी नहीं करेगा, राइट। तो आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए। NaCl की बजाय यहाँ पर KCl भी हो सकता था। उससे होने से फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि यहाँ पर जो आप NaHSO4 देख पा रहे हैं, वहाँ पर NaHSO4 नहीं KHSO4 ही होता है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, बट इसके अदर जो प्रोडक्ट हैं वहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता, फिर भी आपको CrO2Cl2 मिल रहा होता। ओके, तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इन एल्कलाइन मीडियम MnO4- ऑक्सीडाइजेज I-2। ओके, एल्कलाइन मीडियम के बारे में बताया गया है। MnO4- मैग्नीज पर +7 होगी। इसको जो हम एल्कलाइन मीडियम में रखते हैं, एल्कलाइन मीडियम, तो जनाब ये कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में, यानी कि Mn+4। Mn+7 से +4 में आया है, इसका मतलब इसका हुआ है रिडक्शन। यदि इसका रिडक्शन हुआ है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, ऑलराइट। तो वही हमसे पूछा गया है, इन एल्कलाइन मीडियम MnO4- ऑक्सीडाइजेज I-2, जो ये है इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है, बट I- का ऑक्सीडेशन होकर किस में बनेगा, ये हमारे पास ऑप्शन देकर रखे हुए हैं। IO4 निगेटिव, यहाँ से 4 नहीं होगा, IO निगेटिव, एंड IO3 निगेटिव, ऑलराइट। ये चारों ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, राइट, क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। I- का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये बन जाएगा IO3-। यहाँ पर I-1 था, एंड यहाँ पर +5 होगा, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। एंड इसके साथ हम आपको ये भी समझाना चाहेंगे कि यहाँ पर तो एल्कलाइन मीडियम दिया हुआ था, यदि यहाँ पर एसिडिक मीडियम होता तो क्या होता, MnO4 निगेटिव, यदि इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी, एसिडिक मीडियम, तो जनाब यहाँ पर Mn2+ आता है, Mn+7 से Mn2+, इसका होगा रिडक्शन, राइट। और अब यहाँ पर यदि -1 होता तो उसका ऑक्सीडेशन होता, एंड वो जाती I2 में। I- से I2 हो जाएगा एसिडिक मीडियम में, एंड I- से IO3- हो जाएगा एल्कलाइन मीडियम में, ऑलराइट। इस क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर चीज की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी हमने आपको एक्सप्लेन किया ताकि यदि आगे के क्वेश्चंस में ऐसा कुछ पूछा जाए, क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया जा सकता था, इन एल्कलाइन के बजाय इन एसिडिक मीडियम करके भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे की शिफ्ट में। तो जनाब हमने आपको ये भी कॉन्सेप्ट बता दिया है, ऑलराइट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 10, जो कि 29th जैन शिफ्ट 2 को पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एंड यहाँ पर आपको कुछ एटॉमिक नंबर भी दिए हुए हैं एंड ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जनाब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि दूसरे को बहुत ही आसानी से, बहुत ही पावरफुल तरीके से वो रिड्यूस करेगा, राइट। दूसरे को रिड्यूस करेगा तो निश्चित तौर पे उसका खुद का ऑक्सीडेशन होने वाला है, राइट, खुद का ऑक्सीडेशन होगा। इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
उस पर्टिकुलर कंपाउंड से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करके वो स्टेबल हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन लूज करके वो स्टेबल होगा तो निश्चित तौर पे अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होगा तो निश्चित तौर पे उसका ऑक्सीडेशन होगा, एंड जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे को बहुत ही आसानी से रिड्यूस कर पाएगा। इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑलराइट, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स आवर ऑप्शन CE58, EU63, GD64, LU71। तो बेसिकली जनाब ये सारे के सारे 4F सीरीज के एलिमेंट्स हैं। आपको पता होगा कि 4F सीरीज के एलिमेंट्स 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रीफर करते हैं, वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहते हैं। LU ऑलरेडी 3+ है तो जनाब ये आंसर होने से रहा। एंड नाउ GD3+, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों के दोनों ही ऑलरेडी स्टेबल हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल नहीं होंगे बट उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। तो निश्चित तौर पे वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेंगे। बट जैसे ही हम थर्ड ऑप्शन को देखेंगे EU2+ एंड थोड़ी सी स्क्रीन हम ऊपर करते हैं EU2+, तो निश्चित तौर पे जनाब वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करके वो EU3+ में चला जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, यानी कि EU2+ इलेक्ट्रॉन लूज करने की सोच रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करके वो स्टेबल होगा। ऑलराइट, EU2+ इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होगा यानी कि उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो निश्चित तौर पे EU2+ एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी सिंपल। एंड नाउ वी आर गोइंग टू, हालांकि ये आंसर तो सही हो गया बट फिर भी हम CE+4 को देखेंगे कि ये क्यों आंसर नहीं होगा। एक्चुअली CE4+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि जनाब ये इलेक्ट्रॉन गेन करके CE3+ में आना चाहेगा क्योंकि CE3+ ज़्यादा स्टेबल स्टेट होती है। तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एक्चुअली हमसे पूछा गया है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया है बट ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये हमारा आंसर नहीं होने वाला। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 जो कि 29 जैन शिफ्ट 2 को पूछा गया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ZnCdHg? ओके, ऑप्शन यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं ABCD और फिर हमको देखना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दे एग्जिबिट हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एज द डी सबसेल इज फुल। ZnCdHg इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 एंड D10 है। फुली फिल्ड डी सबसेल है, तो जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी वो होगी वीक। मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगी तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो वो बॉन्डिंग टूट जाएगी। जनाब यहाँ पर हाई इंथैल्पी नहीं, यहाँ पर होगा लो इंथैल्पी। यदि लो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता तो निश्चित तौर पे ये वाला स्टेटमेंट सही होता, बट यहाँ पर दिया हुआ है दे एग्जिबिट हाई। नो जनाब, स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट। नाउ ZnCd डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाइल Hg shows +1 and +2। एब्सोल्युटली करेक्ट। जिंक एंड कैडमियम बेसिकली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं एंड Hg यानी कि मरकरी +1 एंड +2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। कंपाउंड्स ऑफ ZnCd एंड Hg आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बिल्कुल ही वाहियात सा स्टेटमेंट है। पैरामैग्नेटिक कहाँ से हो जाएगा? जब सारे के सारे फुली फिल्ड हैं तो सारे के सारे पेयर्ड भी होंगे, एंड पेयर्ड का मतलब होता है डायमैग्नेटिक। ऑलराइट, तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक जैसा कुछ भी नहीं होगा। स्टेटमेंट डी, ZnCdHg आर कॉल्ड सॉफ्ट मेटल्स। जैसा कि हमने आपको यहाँ पर समझाया, स्टेटमेंट ए में डी सबसेल फुली फिल्ड है, बट अच्छी मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए हमें पार्शियली फिल्ड डी सबसेल चाहिए। तो यहाँ पर तो डी सबसेल फुली फिल्ड है, तो जिसकी वजह से ये पार्शियली फिल्ड नहीं होगा एंड ये हो जाएगा सॉफ्ट मेटल। राइट, ओके, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ZnCdHg आर कॉल्ड सॉफ्ट मेटल्स, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर D10 है, मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगी। तो जनाब हमारा आंसर क्या होगा? बी एंड डी। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट, एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। डायामैग्नेटिक लैंथेनॉइड्स आयंस आर। इसमें से कौन सा डायामैग्नेटिक होगा? डायामैग्नेटिक के लिए बेसिकली या तो F0 हो या फिर F14 हो, राइट, तभी वो डायामैग्नेटिक होगा, अदरवाइज वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो Nd3+, EU3+, ओके, इन सारी चीज़ों के बारे में यदि आपको नहीं पता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो फिलहाल हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं Nd। तो इन सभी के हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए हैं, तो अभी आपको देखना होगा कि कौन सा डायमैग्नेटिक होगा। Nd3+, यहाँ से यदि आपको 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो आप 2 S से हटाएंगे और 1 F से, फिर भी आपको F3 मिल रहा होगा, तो निश्चित तौर पे ये वाला नहीं होगा। EU3+ का भी आप चेक कर सकते हैं, EU3+ यानी कि 2 यहाँ से जाएंगे, 1 यहाँ से, फिर भी F6 बच जाएगा, तो ये वाला भी सही नहीं है। La3+ एंड Ce4+, La3+, ओके, 4F0, 5D1, 6X2। जब यहाँ से आप 3 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, 2 यहाँ से जाएंगे, 1 यहाँ से जाएगा, 4F में पहले से ही 0 है, तो यहाँ पर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा होगा, तो निश्चित तौर पे La3+ एक डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक आयन होगा। एंड Ce4+,
एक इलेक्ट्रॉन F में है, एक D में है एंड 2 S में है, और जब इन चारों को आप हटा देंगे Ce4+ होने की वजह से, तो निश्चित तौर पे ये भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर भी हम देख लेते हैं Nd3+, हमने अभी देखा ये वाला नहीं होगा, Ce4+ हो जाएगा बट Nd3+ नहीं होगा। Lu3+ यानी कि 2 यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ से, 4F0 हो या फिर 4F14 हो, तभी वो डायमैग्नेटिक होता है। तो निश्चित तौर पे Lu3+ होगा, बट Eu3+ की वजह से ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं होगा। यदि आप शॉर्टकट तरीके से समझना चाहते हैं तो F0 एंड F14 के केस में ये वाले दोनों आपको मिलेंगे, La3+ एंड Ce4+, एंड F14 के केस में जनाब एक तो मिलेगा आपको Yb2+ एंड एक मिलेगा Lu3+। यही जनाब आपको डायामैग्नेटिक मिल रहे होंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पर F0 F14 ही पॉसिबल है। अगर F1 F2 F3 F6 F9 कुछ भी है तो वहाँ पर वो डायामैग्नेटिक नहीं जनाब, पैरामैग्नेटिक होगा। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो आई थिंक ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको Cr2+ ये सारी चीज़ें दी हुई हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमको बताना है। ये वाला क्वेश्चन तो आप आई थिंक बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी दिक्कत होगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत बार किए हुए हैं। तो फिलहाल हम Cr2+ को देखते हैं, क्रोमियम 2+। अभी हम लिखेंगे Cr2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। Cr का पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। क्रोमियम का होता है 4s1 3d5, ये आपको पता ही होगा। क्रोमियम एंड कॉपर का एक्सेप्शनल केस होता है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। एंड Cr2+ में एक इलेक्ट्रॉन S से जाएगा एंड एक इलेक्ट्रॉन D से जाएगा। जनाब यहाँ पर होगा 3d4। तो क्या 3d4 कोई है? Cr2+ 3d4 यानी कि A का होगा थर्ड, A का थर्ड। ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको यदि एक भी आता था ना तो भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर सकते थे, बाकी को देखने की जरूरत भी नहीं थी। बट फिर भी हम चेक करेंगे Mn+ का मतलब होगा 4s1 3d5, राइट, क्योंकि मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। आप ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। 4s1 3d5 4s1 3d5 3d5 4s1 यानी कि B का फोर्थ होना चाहिए। यस, B का फोर्थ है। एंड नाउ Ni2+ में क्या होना चाहिए जनाब? आप देख पा रहे हैं Ni2+ यानी कि 4s0 एंड 3d8 C का फर्स्ट यानी कि यस C का फर्स्ट एंड D का सेकेंड, तो आपको मिल ही जाएगा। अब फिलहाल हम इसको भी देख लेते हैं। V+ के केस में साइंस टीचर वेरी यानी कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 23 एंड 4s1 3d3 ये होगा 4s1 3d3, दैट्स गुड। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था, हमें नहीं लगता है क्वेश्चन बहुत ही टफ था, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी करते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द ऑरेंज कलर ऑफ K2Cr2O7 एंड पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डी ट्रांजिशन कलरिंग में क्या वजह होती है एंड चार्ज ट्रांसफर की वजह, चार्ज ट्रांसफर में कलर किस वजह से होता है। ऑलराइट, तो इसके लिए हमें क्रोमियम पे एंड के मैग्नीज पर ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी होगी। तो जनाब सिंपली तरीके से हम पता करते हैं 2 × 1 + Cr × 2 + 7 × -2 = 0, राइट। इसको समझने में आई थिंक किसी को भी दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि पोटेशियम 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे एंड पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है तो +1 लिखेंगे। क्रोमियम पे हमें पता करना है तो Cr लिखेंगे, बट 2 क्रोमियम है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 ऑक्सीजन है तो 7 लिखेंगे एंड ऑक्सीजन पे -2 होता है तो -2 लिखेंगे = 0, ऑलराइट, क्योंकि इस कंपाउंड में कोई भी चार्ज नहीं है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर होगा 2 एंड 2 Cr, यहाँ पर हो जाएगा -14, जब इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा +14 -2। तो जनाब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्रोमियम पर आपको मिलकर आएगा +6, ऑलराइट। क्रोमियम +6 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है D0, क्योंकि क्रोमियम का होता है 4s1 3d5, एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जाएगा एंड 5 इलेक्ट्रॉन D से जाएंगे। तो जनाब जब 6 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे तो D0 होगा। D0 होने की वजह से इसका जो कलरिंग होगी वो होगी चार्ज ट्रांसफर की वजह से, ना कि डी ट्रांजिशन की वजह से, ऑलराइट, क्योंकि डी ट्रांजिशन की वजह से हमें D1 एंड D9, D1 से लेकर D9 होने चाहिए, तभी हम डी ट्रांजिशन की वजह से कलर को पा सकेंगे। एंड KMnO4, यहाँ पर जब आप मैग्नीज पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आपको मिलेगी Mn+7 एंड जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पर भी आपको D0 मिल रहा होगा, राइट। D0 यहाँ पर भी है, D0 यहाँ पर भी है, तो दोनों के दोनों चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन इन बोथ। ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ पर कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं होगा, ऑलराइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 15, जो कि 30 जनवरी शिफ्ट 2 को पूछा गया था। एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 gives A which on electrolytic oxidation in alkaline solution produces B। ओके, तो सबसे पहले हम MnO2 लिखते हैं। MnO2 का जब हम एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन करवाते हैं, मींस
फ्यूज्ड विद एल्कली, राइट, फ्यूज्ड विद एल्कली, एल्कली में KOH हो सकता है, एंड देन इसका फॉर्मेशन क्या होगा, MnO4 2 निगेटिव बनता है। यही हमसे पूछा गया है, यही है हमारा ए। पूछा हमसे और भी कुछ गया है, एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2, राइट, MnO2, इसका जब हम एल्कली के साथ फ्यूजन करवाएंगे तो जनाब बनेगा MnO4 2 निगेटिव, विच ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, इसका हम करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन सारा कुछ दिया हुआ है, हमें बस आगे क्या क्या फॉर्म हो रहा है वो करते हुए जाना है, राइट। जब आप इसको करवाएंगे तो जनाब क्या बनेगा, इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, MnO4 निगेटिव, यही शायद हमसे पूछा गया है, विच ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन alkaline solution produces B. Okay, that's great. This is B. This is A. MnO4 2 negative and MnO4 negative is B. तो क्या कोई ऑप्शन है? यस जनाब, ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर आपसे कलर नहीं पूछा गया है, इनका कलर क्या होगा, बट बेसिकली आपसे कलर भी पूछे जा सकते हैं। तो जनाब ये होता है ग्रीन कलर का, MnO4 2 निगेटिव ग्रीन कलर का होता है, एंड MnO4 निगेटिव ये होता है पर्पल कलर का। ऑलराइट, तो जनाब ये भी आपको याद रखना है, भले ही इसका यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, बट हो सकता है आगे के क्वेश्चंस में, आगे की शिफ्ट में इसका यूज हो जाए। MnO4 2 निगेटिव ग्रीन कलर का होता है, एंड MnO4 माइनस पर्पल कलर का होता है। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। ओके, सो थोड़ी स्क्रीन ब्लर है, ओके दैट्स गुड। A एंड B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर, जनाब ये रिएक्शन दी हुई है, CrO2 Cl2 प्लस 4 NaOH गिव्स A, एंड इसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर पूछा गया है, इसका जो एक्चुअली जो कंप्लीट रिएक्शन है वो अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कुछ करवाई है, हमें क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं है, बट अभी अभी हमने इसी वीडियो में आपको पीछे करवाया हुआ है उसका कंप्लीट रिएक्शन। तो फिलहाल यहाँ पर CrO2 Cl2 ये बेसिकली क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की रिएक्शन है, CrO2 Cl2 जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जब यहाँ पर 4 NaOH के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमें मिलता है Na2CrO4, ओके, Na2CrO4 हमको मिलता है यहाँ पर, तो ए हो जाएगा Na2CrO4, Na2CrO4 बेसिकली ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमें आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी हम देखेंगे क्योंकि ए की रिएक्शन HCl H2O2 के साथ करवाई गई है। उसमें वहां पर आपको थ्योरी में ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि जो येलो सॉल्यूशन, ये बेसिकली येलो सॉल्यूशन होता है। वहां पर क्वेश्चन ऐसा था कि येलो सॉल्यूशन में जब हम एसिडिफाई करवाएंगे एंड H2O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, राइट। और यही हमसे डायरेक्टली ये चीजें दी हुई हैं। ए की रिएक्शन हम HCl एंड H2O2 के साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो जनाब हमें मिलेगा क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, राइट। अब शायद आपको याद आया होगा कि CrO5 प्लस H2O मिलेगा, H2O आपको दिया हुआ है, एंड B की जगह पर होगा CrO5। वहां पर आपसे क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई थी, बट यहाँ पर आपको सिर्फ CrO5 ही बताना है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, CrO5 होगा एंड Na2CrO4 होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं था। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा टफ कहेंगे क्योंकि ABCDE 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको वहां पर बताना है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, आपको ये भी ध्यान रखना है कि करेक्ट पूछा गया है या फिर इनकरेक्ट पूछा गया है, ये इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है। फिलहाल हम स्टेटमेंट 1 को देखते हैं, द क्रोमेट आयन इज स्क्वायर प्लेनर, नहीं जनाब गलत हो जाएगा। क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल होते हैं। क्रोमेट आयन का हम स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे, CrO4 2 निगेटिव, इस तरीके से होता है, ये हो जाएगा क्रोमेट आयन, और ये होता है टेट्राहेड्रल, राइट, टेट्राहेड्रल। एंड डाइक्रोमेट आयन किस तरीके से होता है, CrO, ओके, डाइक्रोमेट आयन मींस Cr2O7 2 निगेटिव, राइट, ये होता है डाइक्रोमेट आयन। तो इसी का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ भी O ऐड कर देंगे, एंड इस तरीके से हमारा डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी होता है टेट्राहेड्रल और ये होता है टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर प्लेनर, जिसकी वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट्स, तो उसके लिए हम पहले तो स्पेस थोड़ा सा बनाएंगे। एंड नाउ स्टेटमेंट बी, डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट्स। डाइक्रोमेट्स यानी कि डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट्स, CrO4 2 निगेटिव गिव्स Cr2O7 2 निगेटिव। क्या CrO4 2 निगेटिव से Cr2O7 2 निगेटिव बनाया जाता है? तो यस, H प्लस जब हम इसको देंगे तो ये बन जाएगा, एंड जब इसको हम OH माइनस देंगे तो जनाब डाइक्रोमेट से क्रोमेट भी बन जाएगा। तो ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। स्टेटमेंट सी, द ग्रीन मैग्नेटिक आयन इज डायमैग्नेटिक।
यहाँ पर दिया हुआ है द ग्रीन मैग्नेट आयन। अब आपको मैग्नेट आयन नहीं बताया गया, ग्रीन बताया गया। तो अभी अभी हमने ऊपर के किसी क्वेश्चन में बताया हुआ था कि ग्रीन मैग्नेट आयन का मतलब क्या होता है। आई थिंक यहाँ पर दिया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, ग्रीन मैग्नेट आयन यानी कि MnO4 2 निगेटिव होगा। यदि पर्पल लिखा होता तो MnO4 निगेटिव होता, बट यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीन, तो निश्चित तौर पे ये होगा MnO4 2 निगेटिव। इसीलिए हम आपसे कह रहे थे कि आपको कलर भी याद होने चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पर सिर्फ कलर से ही क्वेश्चन हो रहे होंगे। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ग्रीन, तो ग्रीन मैग्नेट आयन का मतलब होता है MnO4 2 निगेटिव। और जब आप इस पर निकालेंगे मैग्नीज पर ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको आएगा Mn+6। Mn+6 का मतलब होगा 3D1, राइट। 3D1 होगा तो इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक नहीं जनाब, पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। यदि आपको MnO4 निगेटिव दिया होता तो Mn+6 के बजाय +7 आता, और यहाँ पर 3D1 के बजाय 3D0 आता, और ये हो जाता डायमैग्नेटिक। अगर ऐसा होता तो ग्रीन के बजाय यदि पर्पल लिखा होता तो पर्पल का मतलब होता है MnO4 निगेटिव एंड Mn+7, जिसकी वजह से 3D0 हो जाता एंड ये हो जाता डायमैग्नेटिक। बट ग्रीन की वजह से डायमैग्नेटिक नहीं जनाब, पैरामैग्नेटिक होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। नाउ स्टेटमेंट डी, ग्रीन कलर्ड, डार्क ग्रीन कलर्ड K2MnO4 is disproportionate in a neutral और एसिडिक मीडियम टू गिव परमैग्नेट। क्या जनाब ये वाला स्टेटमेंट सही है? तो जनाब हम लिखना चाहेंगे K2MnO4 के बजाय हम लिख लेते हैं MnO4 2 निगेटिव, राइट, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड जब इसके हम रिएक्शन करवाते हैं न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में, तो जनाब ये बनता है MnO2 एंड MnO4 निगेटिव। यहाँ पर हो जाएगा Mn पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर हो जाएगी +7, और यहाँ पर क्या थी, ओके, यहाँ पर थी +6। +6 से +4 यानी कि रिडक्शन, एंड +6 से +7 यानी कि ऑक्सीडेशन। सेम कंपाउंड का रिडक्शन एंड उसी का ऑक्सीडेशन जनाब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। डार्क ग्रीन कलर्ड K2MnO4 डिस्प्रपोर्शनेट इन अ न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम टू गिव परमैग्नेट, ये होती है परमैग्नेट। तो जनाब निश्चित तौर पे ऑप्शन स्टेटमेंट डी इज करेक्ट, राइट। MnO4 2 निगेटिव, यहाँ पर मैग्नीज पर +6 थी, और जब हम इसको न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे तो MnO2 एंड MnO4- फॉर्म होगा। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, एंड ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट डी इज करेक्ट। एंड नाउ स्टेटमेंट 3, विद इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयनिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स डिक्रीजेज। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही होगा। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है तो रिड्यूस्ड कैटायनिक साइज एंड पोलराइजिंग पावर की वजह से, आई रिपीट, रिड्यूस्ड कैटायनिक साइज एंड पोलराइजिंग पावर की वजह से वहां पर उसका कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करने लगता है। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करने लगता है, इसका सीधा सा मतलब होगा कि आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होने लगता है। वही तो यहाँ पर दिया हुआ है, आयनिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स डिक्रीजेज। तो निश्चित तौर पे स्टेटमेंट ई सही होगा, क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करता जाता है एंड आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता चला जाता है। ऑलराइट, तो जनाब यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे? अब स्टेटमेंट बी, डी, ई, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो क्या कोई ऐसा आंसर है? यस जनाब, ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई थिंक आपको अब कोई डाउट रहा नहीं होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। थोड़ा सा टफर साइड में हम इस क्वेश्चन को मान सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट मिलाकर के पूछ लिए गए हैं, और वो पांचों के पांचों स्टेटमेंट इतने आसान नहीं है, राइट। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर NiNH3 होल 6 2+। तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि Ni2+ का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा क्या। Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 3D8, राइट, क्योंकि 2+ की वजह से s ऑर्बिटल से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल चुके होंगे। एंड NH3 होल 6 NH3 है, वीक फील्ड लिगेंड, तो जनाब पेयरिंग करवा नहीं पाएगा। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयरिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों अनपेयर्ड ही रहेंगे। एंड मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं N+2। यहाँ पर N अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, एंड जब आप इसको निकालेंगे, सही से सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ पर 2.8 आ रहा होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको 10⁻⁻1 ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि 2.8 को थोड़ी सी स्क्रीन में ऊपर करते हैं। 2.8 को आप 28 × 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। 10⁻1 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इस खाली जगह पे आपको 28 लिखना था। वेरी सिंपल, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान सा है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Mn2O7 इज एन ऑयल एट रूम टेम्परेचर।
ये तो जनाब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है एंड ये बिल्कुल ही सही है, ग्रीन कलर का होता है बेसिकली। हम आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं इसमें से कि ये ग्रीन कलर का होता है एंड बेसिकली ये है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी होगी, वहीं से आपको ये वाले क्वेश्चन के आंसर मिल रहे होंगे। एंड नाउ स्टेटमेंट बी, V2O4 रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव VO2 पॉजिटिव। जनाब हम V2O4 की जब रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, एसिडिक मीडियम, राइट, तो जनाब हमें मिलता है VO2 पॉजिटिव। ये हमें मिलता है, ना कि ये यहाँ पर टू जो नीचे लिखा हुआ है वो एक्स्ट्रा है, ऑक्सीजन सिर्फ एक ही होता है, ना कि दो ऑक्सीजन होते हैं। तो जनाब ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। V2O4 की रिएक्शन जब हम एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तो ये फॉर्मेशन होता है VO2 पॉजिटिव, ना कि VO2 पॉजिटिव। ऑलराइट, नाउ ऑप्शन स्टेटमेंट सी, CRO इज बेसिक ऑक्साइड, एब्सोल्युटली करेक्ट। CRO एक बेसिक ऑक्साइड है एंड Cr2O3 ये एम्फोटेरिक होता है। जैसा कि हमने कई बार आपसे कहा हुआ है कि जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, बट उसके आसपास के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप आगे के एग्जाम्स के लिए और भी ज़्यादा प्रिपेयर हो सकें। ऑलराइट, तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि CRO एक बेसिक ऑक्साइड है, बट साथ में यदि आपको ये भी पता होता है कि Cr2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो आप एक स्टेप आगे हैं अपने कॉम्पिटिटर से। ऑलराइट, एंड नाउ स्टेटमेंट डी, V2O5 डज नॉट रिएक्ट विद एसिड। डज नॉट तो निश्चित तौर पे ये वाला हो जाएगा गलत, क्योंकि वो रिएक्ट करता है। एंड V2O5 जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जनाब बनाता है VO4 पॉजिटिव। ऑलराइट, ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एंड जब ये करता है रिएक्ट एल्कलाइन के साथ तो जनाब बनाता है VO4 3 निगेटिव। V2O5 रिएक्ट करता है एसिड के साथ और बनाता है VO4 पॉजिटिव, एंड एल्कलाइन के साथ भी रिएक्ट करता है एंड वहाँ पे बनाता है VO4 3 निगेटिव। तो जनाब ऑप्शन कौन सा सही होगा? हम स्टेटमेंट 1 की तरफ देखते हैं। स्टेटमेंट 1 सही था एंड स्टेटमेंट सी सही है। ए एंड सी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। और आपको एक चीज़ और भी पता होनी चाहिए कि V2O3, V2O4 एंड V2O5, थोड़ा सा हम स्क्रीन को ऊपर करते हैं। V2O3 बेसिक होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये लेस बेसिक होता है एंड ये होता है एम्फोटेरिक, राइट। तो बेसिकली जैसे जैसे आप ऑक्सीडेशन को बढ़ाते जा रहे हैं, ऑक्सीजन को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप ऑक्सीजन को बढ़ाते जा रहे हैं उसका बेसिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है। जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ते जा रहे हैं उसका बेसिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि V2O3 बेसिक होता है, V2O4 लेस बेसिक एंड V2O5 एम्फोटेरिक। ऑलराइट, so now moving forward to the next question, that is question number 20. Number of moles of H plus ions required by 1 mole of MnO4 negative to oxidize oxalate ion to CO2. तो बेसिकली हम आपको रिएक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देंगे, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑलराइट, तो यस, अब हमने रिएक्शन को लिख लिया है तो अब हमें समझने में बहुत ही आसानी होगी। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ना चाहेंगे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस रिक्वायर्ड बाई 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस टू ऑक्सीडाइज ऑक्सीलेट आयन टू CO2। यहाँ पर तो लिखा हुआ है ऑक्सीलेट आयन टू CO2, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में ऑक्सीडाइज कर देगा, I माइनस को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, एंड नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में ऑक्सीडाइज कर देगा। NO2 माइनस को ये NO3 माइनस में ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ पर नाइट्रोजन पर +3 होगा एंड यहाँ पर +5 होगा, यानी कि +3 से +5 निश्चित तौर पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं आएगी, बट आगे के क्वेश्चंस में ये काम आ सकती है। ऑलराइट, फिलहाल ऑक्सीडेट आयन को CO2 में ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो अभी हम नीचे चलते हैं अपनी रिएक्शन को समझने के लिए। MnO4 माइनस Mn पर +7 है, एसिडिक मीडियम में जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो Mn2 प्लस मिलेगा, एंड एल्काइन मीडियम में जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो MnO2 यानी कि Mn पर +4 मिलेगा, राइट। ये तो आपने कई बार पढ़ा हुआ है, पिछले क्वेश्चंस में भी हमने आपको कई बार एक्सप्लेन किया, रिडॉक्स रिएक्शन में भी आप कई बार पढ़ते हैं। और यहाँ पर इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन की तरह बैलेंस करेंगे। अब बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए क्योंकि आप रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं, राइट। MnO4 माइनस यहाँ पर 2 होंगे एंड इस तरीके से सारी बैलेंसिंग आप समझ पा रहे होंगे। ऑलराइट, और आप एक चीज़ देखेंगे, 2 MnO4 माइनस के लिए 16 H प्लस चाहिए। एक बार फिर से हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर पूछा गया है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन रिक्वायर्ड बाई 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस। 1 मोल MnO4 माइनस के लिए कितने मोल ऑफ H प्लस रिक्वायर्ड होंगे? तो जनाब यहाँ पर लिखा हुआ है 2 MnO4 माइनस के लिए 16 H प्लस, तो जनाब 1 मोल MnO4 माइनस के लिए 8 H प्लस चाहिए होंगे। तो ये रहा हमारा आंसर। अब हम यहाँ पर लिख देंगे 8। ऑलराइट, यही हमसे पूछा गया था कि कितने मोल H प्लस चाहिए होंगे, तो यहाँ पर 8 होगा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इन द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्लोराइड
एंड सल्फ्यूरिक एसिड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम इन द प्रोडक्ट इज। न जाने कितनी बार क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के बारे में पूछा जा चुका है। कभी कभी पूरी रिएक्शन को पूछते हैं, कभी थ्योरेटिकल अंदाज में पूछते हैं, कभी डायरेक्ट रिएक्शन देकर के ए एंड बी फाइंड आउट करने को कहते हैं। कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बट क्वेश्चन को इधर उधर थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके हर बार क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के बारे में पूछ ही रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आपको पीवाईक्यूज करने चाहिए, क्योंकि बार बार वही कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को करेंगे हम, इसकी रिएक्शन को पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। इसको हम रिएक्ट करवाएंगे। सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम क्लोराइड KCl, यहाँ पर NaCl नहीं जनाब, KCl दिया गया है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जो कि ऑब्वियसली कंसंट्रेटेड है। ओके, जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो आपको पता ही होगा कि CrO2Cl2 मिलता है। CrO2Cl2 जो कि रेडियस ब्राउन गैस है। निश्चित तौर पे हमसे यही पूछा गया था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम इन द प्रोडक्ट। यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हमसे सिर्फ इतना ही पूछा गया है। एंड आगे क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो आपसे मतलब नहीं है। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप फिर भी बना सकते हैं। यहाँ पर NaCl नहीं है तो KHSO4 ही बनेगा, ना कि NaHSO4। हमने आपको ये पिछले क्वेश्चंस में भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर ये दो बाई प्रोडक्ट बनेंगे, बट आपको मतलब है इससे CrO2Cl2, इसमें क्रोमियम पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो इसके लिए जनाब आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। Cl एंड Cl इस तरीके से ये बनता है। अब -1 यहाँ पर होगा, +1, -1 की वजह से +1, -2 ऑक्सीजन पे, +2 क्रोमियम पे, -2 ऑक्सीजन पे, +2 क्रोमियम पे। जब आप ऐड करेंगे +2 +2 +1 तो निश्चित तौर पे आप पाएंगे कि क्रोमियम पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और हमसे यही पूछा गया था। प्लस ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको लिखना है 6। ऑलराइट, आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, क्योंकि आप कई बार क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के बारे में कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा कुछ खास था नहीं। तो मुबारक हो सभी को, कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू आउट देयर। आप सभी ने 21 क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कंप्लीट किया। एक एक क्वेश्चन का हमने वीडियो सॉल्यूशन देखा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी हमने कवर किया, ना सिर्फ क्वेश्चन में पूछे हुए कॉन्सेप्ट को। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने डी एंड एफ ब्लॉक के पीवाईक्यूज को कंप्लीट किया। ऐसे ही और भी चैप्टर्स के पीवाईक्यूज को कंप्लीट करने के लिए जनाब हमारे चैनल पे जाइए और देखिए, वहाँ पे हमने सारे के सारे पीवाईक्यूज को करा के रखा हुआ है। ऑलराइट, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि पीवाईक्यूज कंटिन्यूअसली रिपीट होते ही रहते हैं। तो पीवाईक्यूज करना तो हर एक हालत में मस्ट है। ऑलराइट, so that's all for today. Till then, take care, tata, bye bye, and I love you all.